मैं हूं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। मैंने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन अपने ही सेनापति के विश्वासघात ने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे भारत की किस्मत बदल दी। मैं हूं मीर जाफर। सत्ता के लालच में मैंने अपने ही नवाब का साथ छोड़ दिया और मेरी एक गद्दारी ने अंग्रेजों के लिए पूरे भारत का दरवाजा खोल दिया। मैं हूं टीपू सुल्तान। मैंने अंग्रेजों से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, क्योंकि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। मैं हूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेज मेरी झांसी छीनना चाहते थे, लेकिन मैंने तलवार उठाई, आखिरी सांस तक लड़ी और मैंने जीते जी अंग्रेजों को झांसी नहीं दी। मैं हूं मंगल पांडे। मैंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई और मेरी फांसी ने पूरे हिंदुस्तान में आजादी की आग भड़का दी। मैं हूं बहादुर शाह जफर। बूढ़ा जरूर था, लेकिन हिंदुस्तान की आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा हुआ। अपना ताज भी खोया, अपने बेटे भी, और आखिर में अपना वतन भी। मैं हूं मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने तलवार नहीं उठाई, सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और करोड़ों भारतीयों को एक साथ अंग्रेजों के सामने खड़ा कर दिया। मैं हूं जनरल रजिस्ट्रनॉल डायर। जलियांवाला बाग में मैंने गोली चलाने का आदेश दिया और इतिहास में हमेशा के लिए एक काला अध्याय लिख दिया था। मैं हूं माउंटबेटन। मुझे भारत में सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन नेहरू जी और जिन्ना को सत्ता चाहिए थी, इसलिए बंटवारे के साथ भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद मेरी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। 565 रियासतों को जोड़कर मैंने अखंड भारत की नींव रखी। किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने तलवार उठाई, किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने सत्याग्रह किया और किसी ने बिखरे भारत को फिर से जोड़ा। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर 200 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद कैसे हुआ? आइए इतिहास के सबसे बड़े सफर पर चलते हैं। तारीख थी 23 जून 1757। बंगाल की धरती पर पलासी के एक आम के बाग में दोपहर का सूरज सिर पर चढ़ाया था। एक तरफ खड़ी थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना, लगभग 50,000 सैनिक, हाथी, तोपें, घुड़सवार। दूसरी तरफ खड़े थे मुट्ठी भर अंग्रेज, बमुश्किल 3,000 सिपाही, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। हिसाब से देखें तो ये लड़ाई एक तरफा होनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा हिसाब किताब से नहीं चलता। उस दिन नवाब की अपनी ही सेना का एक सेनापति चुपचाप एक कोने में खड़ा था, हाथ बंधे, आंखें नीची। उसका नाम था मीर जाफर और वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसे अपने ही नवाब के खिलाफ पीठ दिखानी थी। सवाल ये है, एक मुट्ठी भर व्यापारी जो सिर्फ मसाले और रेशम खरीदने आए थे, वो एक पूरे साम्राज्य के सेनापति को कैसे खरीद पाए? और क्या ये सिर्फ एक जंग की हार थी, या फिर ये उस जंजीर की पहली कड़ी थी जो अगले 190 साल तक हमारे देश को जकड़े रखने वाली थी? लेकिन उससे पहले, अगर आप इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रिसर्च आधारित कहानियां पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि भारत के इतिहास के हर छिपे हुए सच की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सन 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों को एक चार्टर दिया। नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि 17वीं सदी के अंत में दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत में बनता था। भारत का रेशम, भारत के मसाले, भारत का हीरा, पूरी दुनिया इसे सोने की चिड़िया कहती थी। और जहां सोना हो, वहां लालच पीछे पीछे आता ही है। उस वक्त इंग्लैंड की हालत बिल्कुल अलग थी। वहां गृह युद्ध जैसे हालात थे, अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी और वैश्विक व्यापार में इंग्लैंड का हिस्सा मुश्किल से 3-4% था। पुर्तगाल और स्पेन उनसे कहीं आगे निकल चुके थे। ऐसे हालात में एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार समृद्धि के बारे में पता चला और ये खबर
तेजी से ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई। 1608 में पहला अंग्रेज जहाज सूरत के बंदरगाह पर लंगर डालता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है महंगे तोहफे लेकर। पहले जहांगीर इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं क्योंकि पुर्तगालियों का दबाव था, लेकिन अंग्रेज बार बार नई नई डील्स लेकर लौटते रहे और आखिरकार जहांगीर ने उन्हें व्यापार की अनुमति दे दी। ये इजाजत मिलते ही अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। शुरुआत में ये कंपनी सच में सिर्फ व्यापार करती थी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, अच्छी तनख्वाह मिली और कई भारतीय व्यापारी इनसे जुड़ गए। लेकिन दोस्तों, लालच की कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके मन में सत्ता हासिल करने की इच्छा भी बढ़ती गई। 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ी, लेकिन औरंगजेब से हुई इस लड़ाई में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस हार से अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई, मुगलों को सीधी जंग में हराना नामुमकिन है। तो उन्होंने वो रणनीति अपनाई जिसका फायदा आज तक इतिहास में गूंजता है, फूट डालो और राज करो। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत में सत्ता की खींचतान शुरू हुई। कमजोर शासक गद्दी पर बैठने लगे जो साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पा रहे थे। इसी दौरान फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए और अनगिनत हीरे जवाहरात लेकर चला गया। मुगल साम्राज्य पूरी तरह कमजोर पड़ गया और यहीं से अंग्रेजों की असली चाल शुरू हुई। अब लौटते हैं पलासी के मैदान पर। कंपनी को पता था कि सीधी लड़ाई में जीतना नामुमकिन है, तो उन्होंने विश्वासघात का हथियार चलाया। मीर जाफर को बंगाल के नवाब बनाने का लालच दिया गया। युद्ध के मैदान में जब तोपें गरजी, मीर जाफर की सेना ने हथियार नहीं उठाए। सिराजुद्दौला हार गए और उस एक दिन के बाद बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। ये हार बस एक राज्य की हार नहीं थी दोस्तों, ये उस दरवाजे की पहली दरार थी जिससे होकर अगले 100 सालों में पूरा भारत लूट लिया जाना था। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी फौज ने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। अब कंपनी सीधे भारत की संपत्ति पर हाथ डाल सकती थी और उन्होंने डाला भी बेरहमी से। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से मरने लगे, अपने बच्चों तक को बेचने पर मजबूर हो गए। और इसी दौरान गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद इंग्लैंड को चिट्ठी लिखकर बताया कि उस साल का टैक्स कलेक्शन पिछले साल से ज्यादा हुआ है। सोचिए दोस्तों, जिस साल लाखों लोग भूख से मर रहे थे, उसी साल अंग्रेजों ने टैक्स की दर 10% तक बढ़ा दी। ये कोई कहानी नहीं, ये दर्ज इतिहास है और इतिहास कभी माफ नहीं करता। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। जमींदारों को टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी गई और सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी। फसल खराब हो या अच्छी, टैक्स तो देना ही पड़ता था। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति शुरू की। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सेना अपने पास रखनी पड़ती थी और उसके बदले पैसे देने पड़ते थे। धीरे धीरे कई राज्यों की स्वतंत्रता खोखली होती चली गई। अगले कुछ दशकों में कंपनी एक एक करके पूरे भारत को निगलती गई। दक्षिण भारत में मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को शेर जैसी चुनौती दी। लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उनकी आखिरी बात थी, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मराठा साम्राज्य जो कभी आधे भारत पर फैला था, टुकड़ों में बट गया। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के जीते जी अंग्रेज वहां पैर नहीं जमा सके, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 2 अंग्ल सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। और फिर आया वो कानून जो तलवार से ज्यादा तेज था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे लागू किया लॉर्ड डलहौजी ने। अगर किसी राजा का अपना बेटा ना हो तो उसका पूरा राज्य
कंपनी की संपत्ति बन जाता। सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी, एक एक करके सब इस नीति की भेंट चढ़ गए। झांसी के राजा गंगाधर राव ने एक बेटा गोद लिया था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, अंग्रेजों ने कहा, गोद लिया बेटा, राजा नहीं बन सकता, झांसी अब हमारी है। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंच रहा था। भारत का मशहूर कपड़ा और हस्तकरघा उद्योग तबाह होता जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की मशीनों से बने सस्ते कपड़े भारतीय बाजार में भर दिए गए थे। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे वहां के सैनिकों, जमींदारों और आम लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां ये घुटन आखिरकार फट पड़ी। ब्रिटिश सेना में हिंदुस्तानी सिपाहियों को नई एनफील्ड राइफलें दी गईं। इनके कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था और अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमान सिपाहियों के लिए सूअर वर्जित। ये खबर आग की तरह फैल गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे भारत के पहले शहीद बने जिन्होंने अकेले अंग्रेजों पर हमला किया। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। ये सिर्फ कारतूसों का गुस्सा नहीं था, ये 250 साल की घुटन का विस्फोट था। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। धीरे धीरे ये विद्रोह उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैल गया। कानपुर में नाना साहेब ने नेतृत्व संभाला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, अवध में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को ललकारा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आती है वो कड़वी सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। इस क्रांति के पास कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। हर जगह अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। कुछ भारतीय जमींदारों और रियासतों ने अपने निजी फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, बेहतर संगठन था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक एक करके दिल्ली, कानपुर, झांसी पर फिर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुई। कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी उनकी बहादुरी की तारीफ की। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां वो एक गुमनाम कैदी की तरह मर गए। तात्या टोपे को बाद में पकड़कर फांसी दे दी गई। दोस्तों, 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने एक बीज बो दिया, आजादी का बीज। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन खत्म कर दिया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। महारानी विक्टोरिया के नाम से शासन चलने लगा और वादा किया गया कि भारतीयों के साथ न्याय होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। सरकार के बड़े पदों पर ज्यादातर अंग्रेज ही नियुक्त होते थे। किसानों पर टैक्स का बोझ जस का तस बना रहा। भारत से बड़ी मात्रा में धन इंग्लैंड जाता रहा। लेकिन इसी दौर में एक नई पीढ़ी जन्म ले रही थी, पढ़ी लिखी, जागरूक, सवाल पूछने वाली। दादाभाई नौरोजी ने बताया कि भारत का धन लगातार इंग्लैंड जा रहा है। उन्होंने इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी भारत के धन की निकासी कहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में यह सिर्फ एक मंच था जहां भारतीय नेता अंग्रेजों से विनम्र निवेदन करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज बुलंद होने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने ललकारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल की तिकड़ी ने देश में एक नई आग जलाई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया, ये कहकर कि ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए है, लेकिन असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए, स्वदेशी सामान अपनाया। ये पहली बार था जब बड़ी संख्या में आम जनता किसी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी और आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। ये राष्ट्रवादी आंदोलन की एक बड़ी सफलता मानी गई। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अंग्रेजों ने एक और चाल चली। 1906 में
ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के जरिए मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। ये वो बीज था जो आगे चलकर एक बहुत बड़े घाव में बदलने वाला था। अब वो पल आता है जब इस संघर्ष को एक नया चेहरा मिलता है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक दुबला पतला चश्मा लगाए सादे कपड़ों वाला वकील भारत लौटा। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय मूल के मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वहां उन्होंने एक हथियार खोजा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, सत्याग्रह, यानी सच्चाई की ताकत। उनका मानना था कि अंग्रेजों को उनके ही नैतिक सिद्धांतों से हराया जा सकता है, बिना हिंसा के, बिना तलवार उठाए। भारत आकर गांधी जी ने पहले इस देश को समझा, गांव-गांव घूमे, किसानों की तकलीफें देखी। 1917 में चंपारण के नील किसानों के लिए उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, जिन्हें अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती नील उगवाते थे। गांधी जी वहां गए, सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये पहली जीत थी और इसने पूरे भारत को बता दिया कि गांधी कोई साधारण नेता नहीं है। इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद में भी उनकी अगुवाई में सफल आंदोलन हुए। 1919 में जलियांवाला बाग में एक ऐसा नरसंहार हुआ जिसने हर भारतीय का दिल बदल दिया। बैसाखी के दिन हजारों निहत्थे लोग एक बगीचे में जमा थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। जनरल रेजिनल्ड डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया। निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, वो भी बंद कर दिया गया था। कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। ब्रिटिश आंकड़ों के मुताबिक लगभग 400 लोग मारे गए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि अकेले उस कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस घटना ने साफ कर दिया, अंग्रेज कभी भारतीयों के हितैषी नहीं थे। और सबसे शर्मनाक बात यह कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर को देशभक्ति का प्रतीक बताया गया और उसे रिटायरमेंट के बाद 30,000 पाउंड का चंदा तक इकट्ठा करके दिया गया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नारा था, अंग्रेजी सरकार से असहयोग करो। लाखों लोगों ने स्कूल, सरकारी नौकरियां, अदालतें छोड़ दी। विदेशी कपड़े जलाए गए। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज टिक नहीं पाएंगे। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। पूरा देश हैरान था, कई नेता नाराज हुए, लेकिन उनका कहना था, हिंसा के रास्ते पर चलकर हम वही बन जाएंगे जिनसे हम लड़ रहे हैं। इसी दौर में एक अलग रास्ता चुनने वाले नौजवान भी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उन्होंने उस बाग की मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई थी और कसम खाई थी कि इस खून का बदला लेंगे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई गई, जिसका लक्ष्य था भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। लेकिन संगठन को चलाने के लिए धन की जरूरत थी और इसी वजह से 9 अगस्त 1925 को हुआ काकोरी कांड। क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास एक ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूटा। इसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध में जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। क्रांतिकारियों ने जिम्मेदार अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में हत्या कर दी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए। बम फेंकने के बाद दोनों भागे नहीं, वहीं गिरफ्तारी दी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जेल में उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लंबी भूख हड़ताल की, जिसमें उनके साथी जतिन दास की मृत्यु हो गई। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है,
आखिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें इतनी जल्दी फांसी क्यों दी? क्या सिर्फ विधानसभा बम कांड इसकी वजह था या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी थी? अगर आप इस पूरे रहस्य को विस्तार से जानना चाहते हैं तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर हमारी डिटेल्ड वीडियो जरूर देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मिल जाएगा। और कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस से घिरे चंद्रशेखर आजाद ने खुद को कभी जीवित पकड़े जाने नहीं दिया। अब दोस्तों, वो पल आता है जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद गांधी जी ने ऐसा मुद्दा चुना जो अमीर गरीब, गांव शहर, हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा हो, नमक। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था, एक ऐसी चीज पर जो हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। पैदल 390 किलोमीटर, 24 दिन का सफर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हजारों लोग जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र का पानी उठाया और नमक बनाया। एक छोटी सी मुट्ठी नमक जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, गिरफ्तारियां दी, लाठियां खाईं, लेकिन पीछे नहीं हटे। सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। पहली बार दुनिया देख रही थी कि ये देश झुकने वाला नहीं है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी को रिहा किया गया और वे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने लंदन गए, लेकिन इन चर्चाओं से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते ने भारत के सामाजिक इतिहास में एक अहम मोड़ पेश किया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, सिर्फ अहिंसक आंदोलनों से क्या अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे? इतिहास बताता है कि इसमें एक और मोर्चा भी खुला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने विरोध में प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग रास्ता चुना। वे मानते थे कि अंग्रेजों को हथियारों से ही खदेड़ा जा सकता है। 1941 में अंग्रेजों की निगरानी से गुप्त रूप से निकलकर जर्मनी और फिर जापान पहुंचकर उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज को नई जान दी। सिंगापुर में खड़े होकर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी दिल में धड़कता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज, जिसमें झांसी रेजिमेंट के नाम से महिलाएं भी शामिल थीं, ने इन्फाल और कोहिमा तक अंग्रेजों को ललकारा। 1945 में नेताजी का विमान ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनकी मृत्यु आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक मानी जाती है। नेताजी की रहस्यमयी मौत कैसे हुई, इस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसे भी जरूर देखिए। 1942 में गांधी जी ने एक और ऐलान किया, भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक अधिवेशन में उन्होंने कहा, करो या मरो। अगले ही दिन गांधी सहित लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस बार जनता ने बिना किसी नेतृत्व के भी संघर्ष जारी रखा। रेलवे पटरियां उखाड़ी गईं, तार काटे गए, सरकारी दफ्तर बंद हुए। अंग्रेजों ने बेरहम दमन किया, लाखों लोग जेल गए, हजारों मारे गए, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन जीता जरूर, लेकिन आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह टूट चुका था। और ठीक इसी समय आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे चलाए गए, जिन्हें INA ट्रायल कहा जाता है। अंग्रेजों को लगा था कि इससे जनता में डर बैठेगा, लेकिन हुआ उल्टा। पूरे देश में इन सैनिकों के लिए समर्थन उमड़ पड़ा। और फिर 1946 में हुई एक ऐसी घटना जिसे अक्सर हमारे इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। मुंबई से शुरू हुआ ये विद्रोह कई जगहों तक फैल गया। भारतीय नौसैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी। अंग्रेजों को साफ संकेत मिल गया, अब सिर्फ आम जनता ही नहीं,
बल्कि उनकी अपनी सेना के भीतर भी असंतोष उबल रहा है। उस वक्त भारत में 25 लाख भारतीय सैनिक थे और सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सैनिक। अगर ये विद्रोह और फैलता तो अंग्रेजों को जबरदस्ती बाहर निकाला जा सकता था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जब वे भारत पहुंचे, हालात उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा बेकाबू थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता को लेकर गहरी खाई बन चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती माने जाते थे, अब अलग मुस्लिम देश की मांग पर अड़ चुके थे। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने से इनकार ने जिन्ना के मन में यह डर बिठा दिया था कि आजाद भारत में मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिनमें हजारों लोग मारे गए। ये हिंसा बिहार, नोआखली और पंजाब तक फैल गई। गांधी जी अकेले नोआखली गए, हजारों गांवों में पैदल घूमे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आवाज उठाई, लेकिन हिंसा की आग बुझनी मुश्किल हो चुकी थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना घोषित की। भारत का बंटवारा होगा। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग देश बनेंगे। सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी दी गई एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को, जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे और उन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही अंग्रेजों को सही निष्पक्ष व्यक्ति लगा। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया। नतीजा वो हुआ जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों को बेरहमी से चीर दिया गया। सरकारी दफ्तरों की मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर, यहां तक कि पुस्तकालयों की किताबें तक आधी आधी बांटी गईं। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान छोड़कर भागना पड़ा। दंगों में 10 से 20 लाख के बीच निर्दोष लोग मारे गए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण हुए। 14 अगस्त 1947 की रात पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में गवर्नर जनरल के तौर पर शपथ ली और ठीक आधी रात को 15 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने वो भाषण दिया जो दुनिया के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आजादी की नींद से जागेगा। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया। करोड़ों दिलों में एक साथ खुशी और आंसू थे। खुशी 190 साल की गुलामी के बाद आजादी की, आंसू उन लाखों शहीदों के लिए जो ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। लेकिन उस रात महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। वे कलकत्ता के बेलिया घाट में थे, जहां सांप्रदायिक हिंसा में खून बह रहा था। जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी उपवास पर थे, हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस दिन अन्न का एक भी निवाला नहीं खाया। आजादी के साथ ही एक और बड़ी चुनौती सामने आई। उस वक्त भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं, जिन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर बड़े धैर्य और कूटनीति से अधिकांश रियासतों का भारत में विलय कराया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी कुछ रियासतों में मुश्किलें आईं, लेकिन आखिरकार वे भी भारत का हिस्सा बनी। कश्मीर का मामला सबसे जटिल रहा। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से आए कबायली हमलावरों के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यहीं से कश्मीर विवाद की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया, जिसे